आप करोगे भीतर जातीय समानताएं हटाकर, अगर अंतर जातीय समानताएं ही रह जाएंगी? क्या खाक मिलेगा तब पछताकर, जब बहुत देर हो जाएगी, जब बहुत देर हो जाएगी। इन शब्दों के साथ नमस्कार, मैं सानिया सिंह आज के विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। जाति आखिर ये बनी कैसे? कुछ मानते हैं कि ये आर्यों द्वारा लाई गई, तो कुछ कि हमारे पहले मनुष्य के अंगों से जातियां बनी। पहले तो ये वर्ण थे जिसमें आप अपनी मेहनत के हिसाब से कोई भी जाति प्राप्त कर सकते थे। यानी आप ज़्यादा मेहनत कर लें, ज़्यादा पढ़ लिख लें तो आप पंडित बन सकते थे, लड़ाई सीख लें तो आप क्षत्रिय बन सकते थे। लेकिन धीरे धीरे ये और जटिल होती गई और अंग्रेज़ों ने इस बात का फ़ायदा बहुत अच्छे से उठाया और हम में ही बांट कर हम पर शासन कर डाला। खैर जो भी हो, यह बात तो सत्य है कि जाति किसी ईश्वर या अल्लाह ने तो नहीं बनाई। और जो लोग भगवत गीता के श्लोक को गलत समझते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि भगवत गीता में जो जाति का वर्णन है वह आपकी कर्म के हिसाब से है। यानी आप ज़्यादा मेहनत करें तो आप उच्च जाति तक पहुंच सकते हैं। वही ये बात हो गई इतिहास की, जब अंतर जातीय समानता और भीतर जातीय समानता दोनों ही अत्यधिक थी और हमें दोनों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। परंतु अगर बात करें आज के युग की, जब आधुनिकता आ गई है, जब कई सरकारी नीतियां आई, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, तब भीतर जातीय समानता कई हद तक कम हो सकती है। आज एक व्यक्ति दीक्षित हो या द्विवेदी हो, उसको पंडित ही माना जाता है और भीतर जाति में शादियां भी हो रही हैं। लेकिन अगर बात करें अंतर जातीय समानता की, तो कई लोग यहाँ आधुनिक होने का ढोंग रचेंगे। परंतु सच्चाई तो यह है कि आज भी हम कितने भी आधुनिक होने का ढोंग रचे, लेकिन हम अगर किसी भी उच्च जाति के घर में चले जाएं तो वहां देखने को मिलेगा कि कोई भी नया मेहमान आया हो, कोई मान लीजिए नौकर है, चौकीदार है जो रहने वाला है, तो हर मनुष्य की ये चेष्टा होती है जानने की कि आखिर उसकी जाति क्या है। और कहीं पता लग गया कि वह पासी या दलित या नीच जाति का है तो भैया उसके खाने पीने का बर्तन तुरंत अलग करवा दिया जाएगा। अंतर जाति में आप शादी करने की बात तक कर दीजिए, लड़ाइयाँ होने लगेंगी, दंगे फसाद हो जाएंगे, हमारा बच्चा मर जाए, वह फांसी लगा ले, आत्महत्या कर ले, हमें खुद उसे मारना पड़ जाए, लेकिन हम अंतर जाति में उसकी शादी तो नहीं होने देंगे। मेरे विपक्षी मित्रों को यह समझने की आवश्यकता है कि अंतर जातीय असमानता ऐसा वृक्ष है ना, जिसे अगर हम जटिलता से हटाएं तो उसकी जड़ें यानी कि भीतर जातीय असमानता भी साथ उखड़ कर आएंगी। सरकारी नीतियां तो कई बनाई जाती हैं, परंतु ना वो इतनी आसान होती हैं समझने में और ना हम उसमें कोई भी संयोग करते हैं, तो इसलिए वह कभी ढंग से चल ही नहीं पाती हैं। अगर आरक्षण से दिक्कत है तो सरकार को और सीटें लानी होंगी। अगर बच्चा माँ के गर्भ में सीखता है तो हर माँ को शिक्षित होना होगा। और ये जो सरकारी नीतियां अंतर जाति को ध्यान में रखते हुए बने तो वो कुछ इस प्रकार बने कि वो बुढ़ापे के लिए या शादी के बाद जैसे बनी है कि शादी के बाद अंतर जाति में शादी करने से आपको पैसे मिलते हैं, वही नहीं बल्कि नीचे भी बने, यानी बचपन से बने। अगर एक विद्यालय में भी कोई अध्यापक जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो उसके प्रति भी कोई ना कोई सजा होनी चाहिए, हर उस व्यक्ति के प्रति सजा होनी चाहिए। आखिर वह विद्यालय ही था जहां हम सब ने एक दूसरे की जाति जाने बगैर एक दूसरे का खाना खाया था, खेल कूद किया था, मस्ती की थी। अगर बच्चे बचपन से सीखते हैं तो उन्हें बचपन से सिखाया जाए। नीतियां कुछ इस प्रकार हों कि हर एक भारतीय सदगुरु जी जैसी सोच रखे और ये जाति या भेदभाव सब कुछ जड़ से उखड़ जाए और हम सब इन नीतियों के बाद कुछ इस प्रकार बने, एक दूसरे की विभिन्नताओं को कुछ इस प्रकार सराहें, क्योंकि विभिन्नताएं तो बहुत खूबसूरत होती हैं, परंतु भेदभाव के साथ कदाचित भी नहीं। तो हम उन्हें कुछ इस प्रकार सराहें कि भारत विश्व स्तर पर विभिन्नता को एकता के साथ सराहने वाला सबसे खूबसूरत, संपन्न व समृद्ध देश कहलाए और हर भारतीय यह माने जाने व ठान ले कि सबसे बड़ा व्यक्ति वह नहीं है जिसकी जाति बड़ी हो, बल्कि वह है
जो अपनी मेहनत से चाहे जितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर ले, लेकिन उसके साथ बैठा कोई भी व्यक्ति कभी भी खुद को छोटा ना महसूस कर पाए। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।